नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 66वीं बीपीएससी डेली होमवर्क सीरीज के एपिसोड 2 में बात करेंगे और इसके बाद हम लोग समय सारणी पे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे और हर एक होमवर्क सीरीज में थोड़ा थोड़ा हम समय सारणी के बारे में भी बात करते चलेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग एपिसोड 1 से संबंधित होमवर्क सीरीज को पूरी ईमानदारी पूर्वक पूरा कर चुके होंगे और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न का भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 2 में। पहला टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नवीन स्वायत्त राज्य, जिसके अंतर्गत हम लोग बंगाल, अवध, मैसूर, दक्कन के निजाम, कर्नाटक, केरल, रूहेले तथा बंगस पठान, राजपूत और जाट के बारे में थोड़ा बहुत जब बातें करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा और मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य के पतन में कि मुग़ल साम्राज्य के विखंडित खंडों से विभिन्न स्वतंत्र व अर्ध स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था। इनमें कुछ राज्य शक्तिशाली थे। शक्तिशाली राज्यों में मराठे सर्वप्रमुख थे, किंतु वे भारत की सार्वभौमिक सत्ता को स्पष्ट रूप से अपने हाथों में केंद्रित नहीं कर सके। उसके बाद नवीन स्वायत्त राज्यों का धीरे धीरे उदय होता है और सबसे प्रमुख यहाँ बंगाल है। दोस्तों, बंगाल जो है, भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ व सबसे समृद्ध था। और मैंने आपको यूरोपियन कंपनी को पढ़ाने वक्त आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। तो यहाँ दोस्तों, यदि हम बंगाल पे बात करें और यहाँ से क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे बंगाल के नवाब के बारे में। बंगाल के नवाब के बारे में दोस्तों यहाँ हम लोग बंगाल के नवाब में अगर बात करें तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, जिसका कार्यकाल 1713 से 1727 ईस्वी है। इसमें हम लोगों को मेन फोकस कहाँ करना है, इससे संबंधित उपलब्धियाँ, इसके कार्यकाल में कौन कौन सी इसकी उपलब्धियाँ रही, इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, इसको सूबेदार किसने नियुक्त किया, वास्तविक शासन इसके हाथों में कब आया, इसका मतभेद किससे किससे होता है। ये सारी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं आपको। जब बंगाल हम पढ़ रहे हैं, मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी, तो इजारेदारी प्रथा। इसी तरह हम शुजाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। इसका क्या उपलब्धियां रहा इसके शासनकाल में, इसका कार्यकाल कितना से कितना वर्ष रहा, ये सारी बातों को हम देखते चलेंगे। शुजाउद्दीन का भी कार्यकाल 1727 से 1740 ईस्वी है। फिर इसका पुत्र आता है सरफराज खां और शुजाउद्दीन दामाद किसका था, मुर्शिद कुली खां का। और बंगाल के नवाब का कार्यकाल को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि हम सरफराज खां का बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कितना है, 1739 से 40। 1739 ईस्वी में ये बंगाल का नवाब बनता है, शुजाउद्दीन का पुत्र है। फिर इसमें बात करेंगे यह कौन सा उपाधि धारण क्या था, इसकी हत्या कहाँ होती है, इसके शासनकाल में दिल्ली जो है
किस मुग़ल बादशाह के अधीन रहता है, ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ ध्यान में रखना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे अलीवर्दी खां पे। अलीवर्दी खां, इसमें वही बात करेंगे हम लोग कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था, ये बंगाल का नवाब कब बना और इसके शासनकाल की उपलब्धियां क्या रही। दोस्तों, अलीवर्दी खां ने कहा था कि, और अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। तो ये सब कथन भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद आता है सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब में सबसे इम्पोर्टेंट आपका मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सिराजुद्दौला का शासनकाल दोस्तों देखेंगे हम लोग, ये किसका पुत्र था, किसकी मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकारी बना। फिर हम इसमें देखेंगे इसके शासनकाल में कौन कौन से युद्ध हुए, जैसे प्लासी का युद्ध, कौन सी संधि हुई, तो अलीनगर की संधि, क्यों हुई अलीनगर की संधि, किसके किसके बीच हुई, प्लासी का युद्ध का कारण कौन था। ये सारी बातों को हम देखेंगे और अंडरलाइन करते चलेंगे। नहीं होगा तो आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और अभी शेख सीरीज यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित वीडियो भी उपलब्ध होंगे, जो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए सफिशिएंट होगा। फिर हम इसमें देखेंगे किसने कासिम बाजार पर कब आक्रमण किया, कलकत्ता पर कब आक्रमण किया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कब कर लिया। ये सारी बातों को हमको सिराजुद्दौला में देखना है। उसके बाद आता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र में हम देखेंगे मीर जाफ़र कब बंगाल का नवाब बना। कभी कभी आपको दे देगा किस युद्ध की सफलता के बाद ये बंगाल का नवाब बना, तो प्लासी की सफलता के बाद। किसके कार्यकाल में बांटो व राज्य करो की नीति का सूत्रपात हुआ, तो मीर जाफ़र। ये सारी बातों को हमको पढ़ने वक्त ध्यान देना है। फिर थोड़ा सा आप लोग एक चार्ट के माध्यम से उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक को एक जगह कर लीजिएगा, इसका समय क्या था और संस्थापक। जैसे हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, तो निजाम उल मुल्क चिनकिलीज खां, समय क्या था 1724 ईस्वी। इस ढंग से आप एक चार्ट बना लीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे मीर कासिम पे, जिसका कार्यकाल था 1760 से 1763 ईस्वी। इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे, इसका कार्यकाल कब था, इसके शासनकाल की उपलब्धियां क्या रही, इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। उसके बाद फिर आता है मीर जाफ़र, इसका द्वितीय कार्यकाल स्टार्ट होता है 1763 से 65। उस समय दोस्तों मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी इसको पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। उस समय बक्सर का युद्ध भी होता है, तो इसके कार्यकाल में कौन से युद्ध हुए, बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा सा हमको शॉर्ट नोट्स बना लेना है या पढ़ने वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लेना है। फिर उसके बाद आते हैं निजामुद्दौला। उसी तरह निजामुद्दौला के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके शासनकाल की क्या उपलब्धियां रही, इसका कार्यकाल क्या रहा। जिसे निजामुद्दौला के समय बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव जब पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आता है, तो उसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में भी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था, इसलिए उसने संधि की थी। तो फिर हम देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, और फिर हम बंगाल में द्वैध शासन के कारण को देखेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ। ये सारी बातों को देखते हुए हम बंगाल के टॉपिक को फिनिश करेंगे। फिर बात करते हैं अवध पे। तो दोस्तों यदि अवध पे हम लोग बात करते हैं अवध पे, तो अवध में भी ये ट्रिक अपनाना है। अवध के संस्थापक कौन थे, तो सादत खान। सादत खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, तो बुरहानुल मुल्क। सादत खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो फैजाबाद। इस तरह से हम लोग इसमें भी पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे। ये किसके वंशज थे,
कहाँ का सूबेदार इसे बनाया गया था, किसके शासनकाल में अवध का निर्माण हुआ, ये सारी बातों को हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे। फिर बात आएगा दूसरा शासक जो सादत खान का दामाद था, सफदरजंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसके शासनकाल की में क्या क्या हुआ, क्या उपलब्धियां इसकी रही। सफदरजंग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों, इसने सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। इसने जो है नौकरियां देने में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने टॉपिक को क्या करेंगे, फिनिश करते चलेंगे। फिर शुजा-उद-दौला के बारे में थोड़ा देख लेंगे, इसका कार्यकाल क्या था, इसके शासनकाल के क्या उपलब्धियां थी, इसके कार्यकाल में कौन कौन से युद्ध हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, शुजा-उद-दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया, ये सारी बातों को हम ध्यान देंगे। इसके शासनकाल में बनारस की संधि होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुजा-उद-दौला सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर फैजाबाद की संधि होती है, तो ये दो संधियां हैं, इसको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद अशफाक-उद-दौला आता है, फिर इसका शासनकाल क्या है, इसके शासनकाल की उपलब्धियां क्या है, ये सारी बातों को हम देखते हुए आगे अपने टॉपिक को फिनिश करते हुए चलेंगे। फिर वजीर अली आता है, सादत अली खां आते हैं, गाजीउद्दीन हैदर अली खां आता है, और लास्ट में अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह है। तो सारा को हम लोग, इसका कार्यकाल क्या है, इसका उपलब्धियां क्या रही, इसके शासनकाल के महत्वपूर्ण बातें को हमको नोट डाउन कर लेना है। कोई संधि हुआ, कोई युद्ध हुआ, उससे संबंधित बातों को हमको नोट डाउन कर लेना है या अंडरलाइन कर देना है। फिर राजपूत पे अगर हम बात करें तो राजपूत जो है औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न थे। तो राजपूत में हम देखेंगे अजीत सिंह के बारे में थोड़ा देख लेना है, जयसिंह द्वितीय के बारे में देख लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सवाई जयसिंह हैं, जिनका 1688 से 1747 ईस्वी शासनकाल है। तो इनके बारे में देख लेंगे, क्योंकि जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। राजपूत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे। फिर उसके बाद जाट के बारे में, तो जाट के बारे में हम पढ़ने वक्त चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल और जवाहर सिंह का शासनकाल देखेंगे। इनके शासनकाल की उपलब्धियों को देखेंगे, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा देखते हुए चलेंगे। फिर बात आता है सिख। सिख में दोस्तों, सिख में कुल 10 सिख गुरु हुए, और सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी। और सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। और कुल कितने गुरु हुए थे, तो 10। तो ये 10 सिख गुरु के बारे में हम देखेंगे, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में देखेंगे। इनका कार्यकाल कितना था, इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हम लोग देखते चलेंगे। इस तरह से हमको सिख धर्म को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे गुरु नानक जब पढ़ेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी उपाधि क्या था, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया, इनके शिष्य क्या कहलाए, ये किसके समकालीन थे। तो ये सारी बातों को हम लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देते हुए पढ़ना होगा। तो इस ढंग से हम लोग सीख को कंप्लीट करेंगे। सीख पढ़ने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी है, जैसे खालसा क्या था, खालसा पंथ क्या था, ये सारी बातों को भी हम देखेंगे। और मेरे लेक्चर में ये सारी बातों पे फोकस रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिषेक सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आपको पीटी का लेक्चर अलग और मेंस का लेक्चर अलग मिलेगा, टू द पॉइंट। तो इस तरह से हम लोगों को सिख धर्म को क्या करना है, समाप्त करना है। इनका सैन्य प्रशासन क्या था, ये भी देख लेना है कि इनका सैन्य प्रशासन क्या था। दोस्तों सैन्य प्रशासन में हम लोग देख लेंगे फौज खास के बारे में। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ
सैन्य प्रशासन अगर हम पढ़ रहे हैं तो फौज खास के बारे में थोड़ा देख लेंगे। फौज खास के बारे में जो नियमित सेना थे, नियमित सेना के अंतर्गत क्या क्या था, फौज बेकवायत के बारे में अनियमित सेना के अंतर्गत क्या क्या था, ये सारी बातों को हमको देखते हुए आगे बढ़ना है। फिर थोड़ा सा बंदा बहादुर के बारे में भी देख लेंगे। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा फैक्ट को हमको एकत्रित कर लेना, जो पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमने अपना फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस ढंग से किसी भी विषय को पढ़ना है, और आगे भी इससे संबंधित एपिसोड हम लाते रहेंगे। फिर हम पंजाब को जब देखेंगे तो रंजीत सिंह के बारे में देखेंगे। महाराणा रंजीत सिंह का वंश, रंजीत सिंह का सिख साम्राज्य का जो विस्तार था रंजीत सिंह के शासनकाल में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा रंजीत सिंह। तो इस ढंग से हम लोग रंजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। इनका विवाह किससे हुआ, इनका निधन कहाँ हुआ, इनके बाद कौन कौन आए, ये सारी बातों को हमको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। फिर हम लोग रंजीत सिंह का साम्राज्य का विस्तार को देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक था। इस ढंग से हमको आगे बढ़ते जाना है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें नवीन स्वायत्त राज्य में, तो फिर आते हैं कौन, मैसूर। मैसूर पे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो मैसूर में हम क्या देखेंगे, तालीकोटा के युद्ध, वाडीवार राजवंश के बारे में थोड़ा देखेंगे। चिक्का देवराज कौन थे, चिक्का कृष्णराज कौन थे, हैदर अली के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। और यहाँ से संबंध महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो आंग्ल मैसूर संघर्ष पे बनता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, उसमें मैसूर का शासक कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, और इसकी विशेष उपलब्धियां क्या रही। इसी तरह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में भी पूछेगा कि उस समय मैसूर का शासक क्या कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, किस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ, और किसकी हार और किसकी जीत हुई। तो इसी ढंग से हम लोगों को अपना सब्जेक्ट को फिनिश करते जाना है एक नई स्ट्रेटजी के साथ। फिर इसमें हम देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, कुछ संधियां होती है जिसके बारे में भी हम लोगों को देखते चलना है। तो दोस्तों इस ढंग से हम लोगों को क्या करना है, इसको समाप्त करना है। मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, ये सारी संधि के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा एक नोट्स बना लेंगे, या अभिषेक से यूट्यूब चैनल पर जाके इससे संबंधित वीडियो जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। एक बार आप वीडियो देखकर नोट्स बना लीजिए और 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको वहीं से आएंगे प्लस। तो इस ढंग से आपको दोस्तों पढ़ना है। फिर यदि हम बात करें हैदराबाद का, तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था, इसने कौन सी उपाधि ली थी, उसमें कौन कौन सी संधियां हुई, ये सारी बातों को हमको देखते हुए चलना है। फिर कर्नाटक में हुई, कर्नाटक का संस्थापक कौन था, उसमें इसकी राजधानी कहाँ थी, ये सारी बातों को हमको देखना है। कर्नाटक उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक दो फैक्ट यहाँ से एकत्रित कर लीजिए। केरल में भी उसी तरह पढ़ेंगे, केरल का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी कहाँ थी, महत्वपूर्ण राज्य कौन थे। इस ढंग से हम लोगों को पढ़ते चलना है। रुहेले तथा बंगस पठान के बारे में भी उसी तरह हम लोगों को देख लेना है। फिर आता है मराठा राज्य युवा संघ। तो दोस्तों मराठा राज्य युवा संघ के बारे में पढ़ने वक्त आपको लगान व्यवस्था के बारे में जानना होगा। फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, इनके बारे में जानना होगा, और थोड़ा थोड़ा जानकारी जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन करते चलना है। शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता अष्टप्रधान थी, उसमें कौन कौन क्या कहलाते थे, 8 प्रमुख मंत्री थे। तो ये सारी चीज़ें को हम लोगों को देखना है। पुरंदर की संधि के बारे में हमको देखना है।
शिवाजी की मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सारी बातों को हमको इसमें देखना है। सरदेशमुखी, चौथ, ये सारी बातों को भी हम लोगों को देखते चलना है। फिर इनका उत्तराधिकारी जो था राजा राम, ये सारी बातों को भी हम लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। साहू जी, शिवाजी द्वितीय, तो मराठा राजवंश के बारे में हम लोगों को एक सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप लोगों को पता होगा कि जो मराठा का इतिहास है उसको हम 2 चरण में बांट करके पढ़ेंगे दोस्तों। मराठा के इतिहास को हम लोग 2 चरण में बांट कर पढ़ेंगे। दोस्तों जब मराठा के इतिहास को हम पढ़ेंगे तो पहला चरण हम लोग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औरंगजेब की मृत्यु तक लेंगे, जिसमें मराठा के पूर्व सिसोदिया वंशज बाद में भोसले कहलाए। और द्वितीय चरण को जब हम पढ़ेंगे तो उत्तरवर्ती मुगल काल को लेंगे, जिसमें पेशवा वास्तविक शासक था। तो हम लोग देखेंगे इसमें मराठा कौन थे मराठा पढ़ने वक्त। फिर पेशवा वंश को देखेंगे, पेशवा वंश को, पेशवा में बालाजी विश्वनाथ के बारे में देखेंगे, बाजीराव प्रथम के बारे में देखेंगे, बालाजी बाजीराव के बारे में देखेंगे, माधव राय के बारे में देखेंगे, नारायण राव के बारे में देखेंगे, बाजीराव द्वितीय, माधव नारायण राव, इन सब को देखते हुए इनसे संबंधित उपलब्धियां, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको देखते आपको चलना होगा। प्रमुख मराठा क्षेत्र व राजधानी को एक जगह चार्ट के माध्यम से आप एक जगह बना सकते हैं। मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियां को एक जगह आप कर सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बारंबार आते हैं। इस तरह से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। फिर नागपुर के भोसले के बारे में थोड़ा देख लेना है, बड़ौदा के गायकवाड़ के बारे में देख लेना है, इंदौर के होलकर के बारे में देख लेना है, ग्वालियर की सिंधिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेना है। फिर कुछ मराठा शब्दावली है, जिसे वतन किसको बोला जाता था, तो आनुआंशिक भूमि को वतन बोला जाता था। ये सारी बातों को हमको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। ये भी हम डिस्कस कर दिए, रंजीत सिंह, बंदा बहादुर, स्वाई जैसी के बारे में। महत्वपूर्ण युद्ध जो था, इससे ये भी हम डिस्कस कर दिए। तो इस ढंग से आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा दोस्तों की मांग थी कि थोड़ा समय पर भी चर्चा कर दिया जाए, और प्रतीक सर ने से रिक्वेस्ट था सबको कि प्रतीक सर से बारंबार प्रतीक सर को फोन आ रहा था कि सर को बोलिए कि समय सारणी पर भी थोड़ा सा बात करें, और हर एक होमवर्क सीरीज में थोड़ा थोड़ा, तो प्रतीक सर के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर टाइम टेबल के महत्व को, या इस पर बात किया जाए टाइम टेबल के महत्व पे, तो 2 ही स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला कि टाइम टेबल बनाकर काम करना, और दूसरा कि बिना टाइम टेबल के काम करना। तो दोस्तों टाइम टेबल बनाकर काम करना और बिना टाइम टेबल के काम करने पर मैंने पाया कि टाइम टेबल बना लेने से दिमाग पर एक अलग तरह का तनाव छा जाता है। दोस्तों तनाव जो छा जाता है, लेकिन हमारे सामने जो है अपने दिन भर के समय की स्थिति क्या रहती है, बिल्कुल स्पष्ट रहती है। हमको कब खाना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब गाना सुनना है, ये सारी बातें मेरे दिमाग में क्या रहती है, स्पष्ट रहती है, और भटकाव नहीं रहता। और इससे क्या हो जाता है, सब काम समय पे हो जाते हैं। जबकि यदि हम टाइम टेबल नहीं बनाते तो अधिकांश समय यूं ही जाया होता रहता है। टाइम टेबल के बिना दोस्तों समय का बीतना तटों के बिना पानी के बहने जैसा है। जिस तरह तट जो है पानी को अनुशासित करके उसे नदी बना देते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम उद्देश्यपूर्ण जीवन के बारे में तो हमें अपनी एक निर्धारित समय सारणी तैयार कर लेनी ही चाहिए। इससे दोस्तों थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन यदि इस तकलीफ के बदले कोई काम सधता है तो मैं समझता हूँ कि यह तकलीफ भी आपको उठाई जानी चाहिए। तो दोस्तों
बिना टाइम गंवाए हम बात करते हैं कि इसे कैसे बनाएं और इस पर कैसे अमल करें। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ व्यवहारिक बातें बताना चाहूँगा, 7, 8, 10, जिसमें आज हम पहला बात पर चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा। तो दोस्तों, अगर पहला बात हम करें उद्देश्यपूर्ण जीवन के संदर्भ में टाइम टेबल को, तो दोस्तों आपका टाइम टेबल जो है एक लंबी अवधि का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 15 दिन 1 महीने का टाइम टेबल बनाकर उस पर अमल करके आप चुपचाप बैठ जाएं। दोस्तों, आखिर हम भोजन तो 15 दिन नहीं करते हैं, सोते भी हैं हम रोज़, तो फिर हम रोज़ क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लंबी अवधि का टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करके ही हम इसे व्यवहारिक बना सकेंगे। अन्यथा होगा कि यदि आपने काम के 1-2 महीने पहले ही टाइम टेबल बनाया, जैसे कि परीक्षा के 1-2 महीने पहले, और तब आप इतना कड़ा टाइम टेबल बनाने को मजबूर हो जाएंगे कि उसको सही निभा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि अधिकांश लोग यही करते हैं। इसीलिए वे क्या होते हैं, पीटी में ही फेल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, टाइम टेबल आपका लंबा होना चाहिए लेकिन छोटा हो, यानी कि लंबे उद्देश्य के लिए 6 दिन का टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि दोस्तों, यदि आप 7 दिन का टाइम टेबल बनाते हैं तो वह पूरी ज़िंदगी का टाइम टेबल बन जाएगा, क्योंकि 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं आता है दोस्तों, बल्कि पहला दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, लंबाई को निभाना जो है मुश्किल होता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि 14 बरस का यह वनवास कैसे कटेगा। तो दोस्तों, 6 दिन के टाइम टेबल में आप 6 दिन के बारे में सोचेंगे और 14 बरस के बारे में नहीं। हालांकि आप ही वह व्यक्ति होंगे जो 14 बरस भी क्या करेंगे, पूरे करेंगे, किंतु 6 दिन सोचकर। इससे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। यदि बीपीएससी पीटी में मुझे 4 महीने का मानो वक्त है, 120 दिन का, तो अगर 6 दिन का आप टाइम टेबल बनाते हैं तो 120 दिन कैसे बीत जाएगा और आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा और आप पर भार भी क्या होगा, कम पड़ेगा। दोस्तों, 7वां दिन को आप स्वतंत्रता दिवस की तरह रखें, उस दिन को आप बंधन रहित रहें, उस दिन को बंधन मुक्त रहें आप। इससे आप अगले 6 दिन के लिए अधिक उत्साह से तैयार हो सकेंगे और अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से संचित कर सकेंगे। तो दोस्तों, आखिर ईश्वर भी, भगवान भी जब 6 दिनों तक संसार को रचते रचते थक गए थे तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत पड़ी थी, और कहा जाता है कि उसने रविवार को विश्राम दिया था। इसी की स्मृति में हर रविवार को छुट्टी रखी जाती है। तो दोस्तों, जब ईश्वर को रविवार की ज़रूरत हो सकती है तो फिर भला आप और मैं तो हैं ही क्या। तो दोस्तों, इस तरह आपको टाइम टेबल को बनाना है। फिर हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे कि आपका टाइम टेबल जो है बहुत ही आसान और व्यवहारिक होना चाहिए। दोस्तों, आप उन बिंदुओं को अच्छी तरह सोचकर नोट कर लें जिनके लिए आपको अलग से समय की ज़रूरत पड़ेगी। यदि सोच सकते हैं तो उन स्थितियों के बारे में भी पूर्व कल्पना कर लें जो आ सकती है। इस पर भी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह चैनल आपका चैनल है। धन्यवाद दोस्तों।